नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करूंगा सेक्शन 498 ए के बारे में। सेक्शन 498 ए के मिसयूज़ के बारे में तो आपने काफ़ी सुना ही होगा, पर इस वीडियो में आपको समझाऊंगा मैं कि सेक्शन 498 ए है क्या, इसको लाया क्यों गया था, इसको लाने के पीछे क्या लेजिस्लेटिव इंटेंट था, क्या जिस इंटेंट के साथ इसको लाया गया था क्या वो आज इंटेंट फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ। आगे चल के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करूंगा कि कैसे सेक्शन 498 का वाइड स्प्रेड मिसयूज स्टार्ट हो गया एंड ये एक लीगल एक्सटॉर्शन का सबसे बड़ा टूल बन गया। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि वेरियस हाई कोर्ट्स ने एंड सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेरियस जजमेंट्स में इस सेक्शन के बारे में क्या रीजनिंग दी है, क्या इंटरप्रिटेशन दी है, आज सेक्शन 498 का क्या प्रेजेंट सिनेरियो है, एंड अगर आपके ऊपर या आपके किसी रिश्तेदार के ऊपर कोई झूठा 498 का मुकदमा दर्ज हो जाए तो आपके पास क्या लीगल रेमेडीज होती हैं इस सेक्शन से फटाफट बाहर आने की। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि सेक्शन 498 है क्या। सेक्शन 498 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 1983 के अंदर आईपीसी में इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक ऐसा सेक्शन है जो हस्बैंड्स को एंड उनके रिलेटिव को मैरिड वुमेन के साथ किसी भी प्रकार की क्रुएलिटी करने पे 3 साल तक की पनिशमेंट एंड फाइन दोनों के द्वारा पनिश करता है। अब क्रुएलिटी क्या है? सेक्शन 498 के एक्सप्लेनेशन के अंदर क्रुएलिटी को फर्दर डिफाइन किया जाता है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो उस मैरिड वुमेन के साथ किया जाए जिससे उसकी लाइफ को डेंजर हो या उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जाए या फिर उसकी उम्र से रिलेटेड कोई भी हरेसमेंट करी जाए तो वो क्रुएलिटी कहलाएगी। अब सेक्शन 498 आईपीसी में क्यों लाया गया? दोस्तों अगर हमने इसका रीज़न जानना है कि ये सेक्शन क्यों लाया गया तो हमें 1960s-70s के दशक में जाना पड़ेगा। 1960, 70 और 80 के दशक के अंदर भारत के अंदर डाउरी डेथ की आंकड़े काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गए थे। जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट था वो इतना कामयाब नहीं साबित हो पाया कि वो डाउरी डेथ को रोक पाए, इसलिए 1983 की क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के अंदर, एविडेंस एक्ट के अंदर एंड आईपीसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करेगा। 1978 के अंदर ही दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट थी जिसने ये बताया कि 200 वुमेन वर बर्न टू डेथ बिकॉज ऑफ डाउरी। 1980 के अंदर दोस्तों दिल्ली के अंदर ही 90 डाउरी डेथ से रिलेटेड केसेस दर्ज हुए जिसके अंदर 81 लैक ऑफ एविडेंस की वजह से एक्विटल हो गए। इस वजह से क्रिमिनल लॉ के अंदर एंड एविडेंस एक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड चेंजेस लाने पड़े। ये लाया तो बहुत अच्छे इंटेंट के साथ था कि समाज के अंदर जो डाउरी मेनेस है उसको रोका जा सके, समाज में डाउरी की सोशल ईविल को ख़त्म किया जा सके, परंतु क्या ये अपने इंटेंट में फुलफिल हो पाया? अब 1983 के अंदर फेमिनिस्ट लॉबी के द्वारा प्रेशर करने के बाद सरकार ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट तो ले आई एंड 498 को इंट्रोड्यूस तो कर दिया। नो डाउट, मैं फिर कह रहा हूँ अच्छे इंटेंशन से इंट्रोड्यूस किया, लेकिन एकदम से इसका हाई लेवल पे मिसयूज स्टार्ट होने लग गया। 2009 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक रिपोर्ट आती है जिसमें सरकार ने खुद 498 के वाइड स्प्रेड मिसयूज को एक्नॉलेज किया है एंड ये माना है कि ये एक अच्छे इंटेंशन से तो लाया था पर ये इंटेंशन फुलफिल नहीं हुई एंड इसका नतीजा ये हुआ है कि हस्बैंड और उसकी फैमिली के ऊपर एक्सटॉर्शन ज़्यादा स्टार्ट हो गई। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपनी इस रिपोर्ट के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट की एंड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी एक्नॉलेज किया। अब 2005 के अंदर दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट आती है सावित्री देवी वर्सेस रमेश चंद, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये खुद एक्नॉलेज किया है कि जो 498 सेक्शन है वो मैरिज के फाउंडेशन पे ही इटसेल्फ अटैक कर रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आगे इस जजमेंट में बताया कि दो ये सेक्शन कॉग्निजिबल है एंड बेल एक राइट नहीं है, तो ऐसे हज़ारों केसेस देखे जाते हैं जो हस्बैंड है और उनकी फैमिली है वो कई दिनों तक घरों से भागे रहते हैं ताकि वो एंटिसिपेटरी बेल सिक्योर कर पाए। उनको पुलिस के द्वारा एक्सटॉर्ट किया जाता है, हैरेस किया जाता है, बिना किसी एविडेंस के द्वारा ही इनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। इवन स्कूल गोइंग बच्चों को भी इसके अंदर लपेट लिया जाता है झूठे मुकदमों के अंदर। दूर के रिश्तेदार, जीजास, जेठ, जिनका कोई मतलब भी नहीं होता उस मैरिड वुमेन के साथ, उनको भी फॉल्सली इम्प्लीकेट कर दिया जाता है हरेस करने के लिए। 2006 के अंदर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की अपनी जजमेंट में फिर से एक्नॉलेज किया कि 498 का वाइड स्प्रेड मिसयूज चल रहा है एंड ये एक हस्बैंड के ऊपर हैरेसमेंट का बहुत बड़ा टूल बन गया। सेक्शन 498 के अंदर जो सबसे बड़ी माइलस्टोन जजमेंट आती है दोस्तों वो आती है 2014 के अंदर अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसके बाद इस सेक्शन 498 के अंदर डायरेक्ट अरेस्ट के ऊपर एकदम से रोक लगा दी गई। अब होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज करती है कि डिस्ग्रंटल्ड वाइफ्स ने इस सेक्शन को अपना पर्सनल वेंडिटास फुलफिल करने के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब रिसेंटली 2023 के अंदर कैलकाटा हाई कोर्ट ने स्वपन कुमार दास की जजमेंट में ये एक्नॉलेज किया है कि 498 का लीगल टेररिज्म स्टार्ट कर दिया गया। ऐसे काफ़ी सारे जजमेंट है, वेरियस कोर्ट्स ने सेक्शन 498 के वाइड स्प्रेड मिसयूज को एक्नॉलेज किया। दोस्तों ये तो बात हो गई
वेरियस जजमेंट की। अब बात करते हैं कि आज का प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। टाइम्स ऑफ इंडिया का 15 जून 2025 का एक आर्टिकल आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि दिल्ली के अंदर 2021 से लेकर 2024 में 9,950 केसेस सेक्शन 498 के दर्ज होते हैं, जिसमें से सिर्फ 23 केसेस के अंदर कन्विक्शन होती है। 0.2% कन्विक्शन रेट है दिल्ली के अंदर। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आरटीआई लगा के ये डेटा दिल्ली के 5 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तीस हजारी कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, कड़कड़ूमा कोर्ट एंड साकेत कोर्ट से सिक्योर किया। जैसा कि अभी हम सब जानते हैं कि क्रिमिनल लॉ के अंदर अमेंडमेंट हुई है एंड भारतीय न्याय संहिता को लाया गया है। भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 85 एंड 86 के अंदर आज भी सेक्शन 498A को बरकरार रखा गया। दोस्तों, एंड के अंदर मैं अगर आपके साथ अपने व्यू पॉइंट से कंक्लूड करूं एंड बताऊं कि अगर आपके ऊपर एंड आपकी फैमिली के ऊपर कोई 498 का झूठा मुकदमा दर्ज हो जाए तो क्या करना चाहिए। देखो, दिल्ली के अंदर 498A की डायरेक्ट अरेस्ट रुक चुकी है। डायरेक्ट 498A का केस रजिस्टर नहीं होता। सबसे पहले मैटर CAW सेल यानी क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल के अंदर जाता है, वहाँ पे मेडिएशन कराई जाती है। ये मेडिएशन का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, ये एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप स्टार्ट हुआ है एंड इसके अंदर ये देखा जाता है कि हज़ारों मुकदमे जो कोर्ट में कई सालों तक चलते वो मेडिएशन सेंटर के अंदर ही सॉल्व हो जाते। अगर मेडिएशन फिर भी फेल हो जाए तब जाके 498A की FIR होती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 0.2% कन्विक्शन रेट है, तो आपको इस बात से तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपकी कन्विक्शन लास्ट में होगी। कोर्ट्स वेरी लिबरल हो गए एंटीसिपेटरी बेल के अंदर। जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि हैरेसमेंट जरूर हो जाती है, 5-6 साल केस चलता है। तो अगर मैं आपको अपने व्यू पॉइंट्स देना चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारी कंट्री के अंदर जो सिचुएशन 1983 में थी और 2025 में जो सिचुएशन है, इन दोनों में ज़मीन और आसमान का बदलाव हो चुका है। 1983 के अंदर जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन थे और 2025 में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन थे, इन दोनों में बहुत ज़्यादा बदलाव है। वुमेन एम्पावरमेंट काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। मिसयूज़ भी इन सेक्शंस का बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप सब जानती हैं कि हाल फिलहाल में आपने अतुल सुभाष का केस सुना होगा कि कैसे एक व्यक्ति ने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने, अपनी बीवी के द्वारा तंग आके आत्महत्या कर ली। जो मुझे लगता है अगर मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स दूं तो 498A को आज एक कंपाउंडेबल सेक्शन बना देना चाहिए, इसको बेलेबल बना देना चाहिए एंड इसको नॉन कॉग्निजेबल बना देना चाहिए। इससे ये होगा कि जो 498A का हरेसमेंट है वो खत्म हो जाएगा। एंड जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि कोई भी वुमेन जो झूठा मुकदमा दर्ज करे 498A का अपने पति या ससुराल वालों के ऊपर, उसके ऊपर भी एक कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए ताकि समाज में ये संदेश जाए कि कोई भी इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। IPC के अंदर एंड BNS के अंदर ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ पे जो इंसान कोई झूठा मुकदमा करे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाती है। बट मैंने आज तक अपने 6 साल के लिटिगेशन करियर में कोई भी ऐसा केस आज तक नहीं हैंडल करा। एंड के अंदर मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर जो लॉज बनाए गए थे, जो उस समय की डिमांड थी उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक थे, पर आज इनके अंदर एक वाइड स्प्रेड अमेंडमेंट की जरूरत है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन को तो हमने एक्नॉलेज कर लिया है, पर क्राइम अगेंस्ट मैन एंड क्राइम बाय वुमेन को भी एक्नॉलेज करने की जरूरत है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।